प्रणाम सभी भैया बहनों को। हम इस तीसरे अध्याय फसल उत्पादन के तीसरे अध्याय में अध्ययन करेंगे आज उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण में पहला आता है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न जैसे ये धान्य वाली भी फसलें कहलाती है, तो धान्य में खाद्यान्न फसलें भी आ जाएगी और अनाज वाली फसलें भी आ जाएगी। अगर खाद्यान्न फसलें लिखा तो ये दोनों को मिक्स करके लिखना है। यहाँ अलग अलग उपयोगिता के आधार पर इसे बांटा गया है। खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ, जौ, धान, गेहूँ, जौ, धान आदि, है ना। दूसरा आती है अनाज वाली फसलें। तो अनाज में आते ज्वार, बाजरा, मक्का, कुटकी आदि। ये दोनों क्या कहलाते हैं? धान्य वाली फसलें। धान्य वाली अगर फसल आई तो गेहूँ, जौ, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कुटकी आदि धान्य फसलें लिखेंगे। तीसरा चारा प्रदान करने वाली फसलें कौन सी है? तो चारा देने वाली इनके अंतर्गत प्रमुख रूप से बरसीम, रिचका आदि फसलें आती है। बरसीम और रिचका क्या देते? चारा, जो पशुओं के लिए होता है। नंबर 4 रेशेदार फसलें। इन फसलों में रेशे प्राप्त होते जिनका उपयोग रस्सी बनाने, कपड़े बनाने, बोरे आदि बनाने में किया जाता है, जैसे कपास, जूट, सन हेम्प, मूंज आदि। पांचवा आता है तिलहन फसलें। तिलहन फसलों में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन आदि आते हैं। तेल निकालने के लिए तिलहन, सरसों, मूंग, सोयाबीन आदि। फिर चीनी वाली फसलें। इन फसलों का उपयोग चीनी बनाने में किया जाता है। प्रमुख चीनी प्रदान करने वाली फसलें है गन्ना, चुकंदर आदि। दलहनी फसलें, दाल देने वाली फसलें, चना, मटर, मसूर, अरहर आदि। फिर मसालों का भी उपयोग पड़ता है, तो मसाले प्रदान करने वाली फसलें। इन फसलों से विभिन्न प्रकार के मसाले प्राप्त होते हैं, जैसे धनिया, हल्दी, मिर्ची, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, तेजपान, इलायची, अदरक आदि। जड़ एवं कंद वाली फसलें, तो यह है गाजर, शकरकंद, मूली, शलजम आदि। औषधि वाली फसलें, औषधि का भी उपयोग पड़ता है, तो औषधि की उपयोग की भी फसलें बोई जाती है। ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में किया जाता है, जैसे सर्पगंधा, पुदीना, अफीम, इसबगोल आदि, तुलसी आदि फसलें इसमें आती है। फिर साग भाजी की फसलें, सब्जी भाजी लगाने वाली। अभी हमने देखा ऊपर में सब्जी भाजियाँ, है ना। तो सब्जी भाजी वाली फसलें बैगन, टमाटर, पालक, मेथी, भिंडी, गोभी, सेम, प्याज आदि फसलें आती हैं इसमें। फिर नशीले पदार्थ वाली फसलें, ये वे फसलें हैं जिनसे विभिन्न नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। इन फसलों के प्रमुख उदाहरण हैं तंबाकू, गांजा, अफीम आदि। ये विभिन्न प्रकार की सब्जियां देख रहे हैं हम। अगली फसल आती है फल वाली फसलें। तो फल देने वाली फसलों में खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, सिंघाड़ा आदि। फल वाली फसलें खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा। ककड़ी को भी फल वाली फसल में लिखेंगे और सिंघाड़े को भी। पेय पदार्थ वाली फसलें, इसके अंतर्गत चाय, कॉफी आदि की फसलें आती है। यह हो गई उपयोगिता के आधार पर उगाई जाने वाली फसलें। अब आते हैं अगले चैप्टर पे हम, फसल चक्र और उससे लाभ या महत्व लिखिए। तो किसी निश्चित भूमि पर एक निश्चित अवधि में फसलों का, किसी निश्चित भूमि पर
एक निश्चित अवधि में फसलों का इस प्रकार हेर फेर करके अथवा एक निश्चित क्रम में परिवर्तन करके लगाना ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे तथा कृषि से अधिकतम लाभ प्राप्त होता रहे। फसल चक्र से क्या लाभ है? इस प्रकार हेर फेर करके फसलों को बोना जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, कृषि से अधिक उत्पादन भी प्राप्त होता रहे, फसल चक्र कहते हैं। लाभ इसके कौन कौन से हैं? नंबर 1, फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है फसल चक्र अपनाने से। वही फसल एक ही जगह पर बो तो पैदावार कम हो जाती है। दूसरा, भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रहती है। उर्वरा शक्ति भी एक ही एक फसल बोने से उसको जो पदार्थ लगता है वो रासायनिक पदार्थ भूमि में कम होने लगता है और बदल करके हम बोएंगे तो क्या होगा कि उस रासायनिक पदार्थ का क्षय कम होगा। तीसरा, फसलें रोग व कीटों के आक्रमण से बची रहती है। वही फसल बोने से फसल में जो रोग लगता है उसके जीवाणु विषाणु जमीन में अपना घर बना लेते हैं और फिर दूसरी फसल जैसे ही हमने वह बोई तो उस फसल का भोजन उन्हें मिलने लग जाता है। तो भोजन ही नहीं मिलने देंगे तो क्या होगा? रोग और कीट नष्ट हो जाएंगे। इससे अगली फसल पर आक्रमण कम होगा, बच जाएगी फसल। चौथा, मृदा में प्रयोग की जाने वाली खाद का समुचित उपयोग होता है। मृदा में प्रयोग की जाने वाली खाद जो डालते हैं हम, इसका भी उचित उपयोग हो जाता है। प्रश्न आता है, फसल चक्र के सिद्धांत लिखिए। फसल चक्र के सिद्धांत कौन कौन से? तो नंबर 1, अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलें। कभी भी क्या करना चाहिए कि जैसे हमने गन्ना बाड़ी बोई तो गन्ना बाड़ी जैसे ही काटी, गन्ना बाड़ी अधिक पानी चाहने वाली फसल है, उसको जैसे ही काटते हैं तो चना बो देना चाहिए। तो चना बोने से क्या होगा? जीवांश की पूर्ति हो जाएगी और नाइट्रोजन, क्योंकि गन्ना बहुत बढ़ता है, साल भर उसे ऊंचाई बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो खेत में से वह नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में लेता है और चना बो देने से चने की जो जड़ें होती है उनकी गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो नाइट्रोजन स्थिर करके रखेंगे तो नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा। जितना गन्ना बाड़ी के द्वारा नाइट्रोजन लिया गया है वह नाइट्रोजन हमें उससे मिल जाएगा। अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें बोना चाहिए। तो गन्ना कैसा है? अधिक खाद चाहने वाली फसल है। तो इसके बाद में चना कैसी फसल है? कम खाद चाहने वाली फसल है ना। इसमें खाद नहीं भी डाला तो भी वह कम नहीं होगा, कम खाद चाहने वाली। फिर उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसल बोनी चाहिए, है ना। तो उथली जड़ वाली फसल हम बोते हैं। तो जैसे मूंगफली बोई हमने तो मूंगफली के बाद में वहां पर हम गहरी जड़ वाली फसल बो देंगे। फिर अनाज वाली फसलों के बाद दलहनी फसलें। अनाज वाली फसलों में आएगा जैसे बरसात में हमने वहाँ अरहर बोई तो अरहर काट करके हम मटर लगा देंगे। फिर फसल चक्र जलवायु के अनुरूप होना चाहिए। फसल चक्र कैसा होना चाहिए? जलवायु के अनुरूप। अगर कम पानी आ रहा है इस वर्ष तो कम पानी चाहने वाली, और अधिक पानी आ रहा है तो अधिक पानी वाली। दूसरी बात, वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु की फसल और रबी शीत ऋतु में शीत ऋतु की फसल। जैसे रबी के
बाद जायद तथा जायद के बाद खरीफ आदि फसलें बोना चाहिए। फिर खरीफ फसलों के पहले चारा प्रदान करने वाली फसलें, खरीफ फसल के पहले क्या बोना चाहिए? चारा प्रदान करने वाली। तो चारा प्रदान करने वाली फसलें कौन कौन से है? बरसीम है, रिचका है आदि उगाना चाहिए। धन्यवाद। अगले प्रश्न में हम अगले पीडीएफ में समझेंगे फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, अगले पीडीएफ में हम समझेंगे। धन्यवाद।